Evans tries an O level, and this chapter has been written by Colin Dexter. इवांस नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि एक शातिर चोर था। वो एक एग्ज़ाम को ट्राई करता है और वो एग्ज़ाम था O लेवल का। तो देखते हैं स्टोरी में क्या होता है, उसने ये एग्ज़ाम किस लिए किया था। वह मार्च महीने का आरंभ था, यानी मार्च महीने की शुरुआत थी, जब ऑक्सफोर्ड जेल के गवर्नर ने परीक्षा बोर्ड के सेक्रेटरी को फ़ोन किया और उसे बताया कि उनका एक कैदी जिसका नाम जेम्स फ्रेडरिक इवांस है, जर्मन भाषा का O लेवल का एग्ज़ाम देना चाहता है। उसने कहा कि उस कैदी की बहुत ही तेज इच्छा है कि वह कोई शैक्षणिक उपाधि प्राप्त करे और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ आगे करे, और उसके लिए वो पिछले सितंबर से रात्रि कक्षाओं में पढ़ाई करता रहा था। सेक्रेटरी ने पूछा, क्या वह पढ़ाई में अच्छा है? अपनी क्लास में वह अकेला ही था, इसलिए आप कह सकते हैं कि उस समय के दौरान उसकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो हम उसको एक अवसर दे सकते हैं। आपकी बड़ी कृपा होगी। ठीक ठीक बताइए कि इसके लिए प्रक्रिया क्या होगी। उसके विषय में आप चिंता न करें, मैं आपको सारे फॉर्म और अन्य आवश्यक सामान भेज दूंगा, किंतु सिर्फ एक बात का ध्यान रहे, गवर्नर साहब, वह किसी प्रकार के हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। कैदी है वो चीज़ ठीक है, लेकिन अगर हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा तो वो कोई नुकसान पहुंचा सकता है। गवर्नर कहता है, नहीं, उसमें कोई हिंसा वाली बात है ही नहीं, वह काफ़ी हंसमुख व्यक्ति है। अब सेक्रेटरी ने कहा कि क्या आप किसी कमरे का प्रबंध कर लेंगे जहां कोई और ना हो? इसमें कोई समस्या नहीं है, वह अपनी कोठरी में अकेला कैदी है। अगर आपको कोई एतराज़ न हो तो वह अपनी परीक्षा वहीं दे सकता है। सेक्रेटरी ने कहा, यह बिल्कुल ठीक रहेगा, और हम आसानी से सेंट मैरी मैग्ज, जो कि एक गिरजाघर है, वहाँ के पादरी को निरीक्षण के लिए बुलवा लेंगे, जो कि एग्ज़ाम में उसका निरीक्षण करेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि उस गिरजे में कई सारे पादरी होंगे। गवर्नर नम्रतापूर्वक हल्की सी हंसी हंस दिया और फ़ोन को रख दिया। उस कैदी को जेल के अधिकारी जेलतोड़ इवांस कहते थे, इवांस ओ ब्रेक। क्या कहते थे? इवांस ओ ब्रेक। यह इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह इससे पहले 3 बार जेल तोड़कर भाग निकला था, किंतु इस बार ऑक्सफोर्ड जेल का गवर्नर इस बात की पूरी तरह से सुनिश्चित करता है कि इवांस उनके नाम पर बट्टा ना लगा जाए। उसने हर चीज़ पर व्यक्तिगत रूप से निगाह रखी, हर चीज़ के लिए पूरी सेफ्टी बरती, हर चीज़ का निरीक्षण किया गया, जांच पड़ताल की गई, और हर चीज़ को सुनिश्चित किया गया कि अब की बार कोई गलती ना हो जाए और इवांस यहाँ से भाग ना जाए। और इसके अलावा यह संभावना भी तो थी कि इवांस सच में ही शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहता हो। सोमवार 7 जून को 8:30 बजे रात को इवांस के जर्मन भाषा के अध्यापक ने उसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया और कहा, कल के लिए शुभकामनाएं, क्योंकि अगले दिन तुम्हारी परीक्षा होनी है। तो वो कहता है, ओह धन्यवाद श्रीमान जी। अब उसका शिक्षक कहता है, तुम्हारा परीक्षा में सफल हो पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, लेकिन इतने में इवांस जवाब देता है, हो सकता है कि मैं सबको चकित कर दूं, सबको हैरान कर दूं। अगली सुबह 8:30 बजे इवांस की कोठरी में 2 नए व्यक्ति आए। वह खुश हो गया और मुस्कुराने लगा और अपने सीमेंट के बेंच से उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, आपका आना मेरे लिए सम्मान का विषय है। जैक्सन जेल के डी विंग का वरिष्ठ जेल अधिकारी था। उसके बगल में स्टीफेंस, एक अन्य अधिकारी खड़ा था जो हाल ही में जेल में तैनात हुआ था। अब जैक्सन ने थोड़ा रुखाई से, थोड़ी सख्ती से पूछा, हमारे नन्हे आइंस्टीन का इस सुबह क्या हाल है? इवांस की दाढ़ी नहीं बनी हुई थी। उसने अपने सिर पर एक भद्दा दिखने वाला हैट पहना हुआ था। मुझे थोड़ा समय दे मिस्टर जैक्सन, इवांस ने कहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं अभी अभी दाढ़ी बनाने ही वाला था। जैक्सन स्टीफेंस की तरफ मुड़ा और बोला, यह निश्चित कर लेना कि जब वह दाढ़ी बना ले तो तुम उसका उस्तरा और अन्य सामान कोठरी से बाहर ले आना। इवांस ने पूछा, मिस्टर जैक्सन, क्या आप ही थे जो मेरे नाखून काटने वाली कैंची को यहाँ से उठा ले गए थे? हाँ, और तुम्हारे वह नाखून घिसने वाली रेती भी। गवर्नर ने ऐसे ही आदेश दिए थे इवांस। इवांस ने अपने कंधे को हल्का सा उचकाया, ऊपर की तरफ किया
तुम्हारे पास स्वयं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए आधा घंटा है इवांस, और अपना यह गंदा हैट उतार दो। यानी जेल में पूरी सेफ्टी बरती गई थी कि इवांस इस बार कोई हरकत ना कर जाए। स्पेशल 2 ऑफिसर भी तैनात किए गए थे और हर एक वो चीज़ जिसका वो इस्तेमाल कर सकता था भागने में, वो सारी कमरे से हटा दी गई थी। और अंत में पुलिस अधिकारी ने बोला, अपना यह गंदा सा हैट उतार दो। इवांस ने अपने दाहिने हाथ को प्यार से अपने गंदे हैट के ऊपरी सिरे पर रखा और उदासी से मुस्कुराया। क्या आप जानते हैं मिस्टर जैक्सन कि यह वही एकमात्र चीज़ है जो कभी मेरे जीवन में कोई सौभाग्य लाती है। ये मेरे लिए लकी है और आज मैंने सोचा कि मेरी परीक्षा है तो आज तो मैं इसे पहनूंगा ही। तो फिर केवल इसी एक ही बार, जैक्सन ने जवाब दिया। चलो अब ठीक है, अब दाढ़ी बनाने में लग जाओ। उसी समय 8:45 बजे पादरी मकलिरी ब्रॉड स्ट्रीट के अपने फ्लैट से निकला और फुर्ती से चल पड़ा। अपने दाहिने हाथ में उसने एक छोटा सा भूरे रंग का सूटकेस उठाया हुआ था, जिसमें वह सभी चीज़ें थीं जिनकी ज़रूरत उसे एग्ज़ाम के समय पड़ सकती थी। और उन चीज़ों में शामिल थे एक सीलबंद प्रश्न पत्र का लिफाफा, एक पीले रंग का निरीक्षण फॉर्म, परीक्षा बोर्ड में प्राप्त प्रमाणीकरण का कार्ड, एक कागज काटने वाला चाकू और बाइबल की कॉपी भी थी, तथा दी चर्च टाइम्स यानी कि एक धार्मिक पत्रिका। ये सभी चीज़ें मकलरी ने अपने साथ में ली। उस 2 घंटे चलने वाली परीक्षा के आरंभ होने का समय 9:15 तय किया गया। इवांस अपने चेहरे पर साबुन की झाग मल रहा था। उस समय स्टीफेंस 2 छोटी मेज अंदर लेकर आया। उसने उनको एक दूसरे के सामने लगा दिया। उसके बाद वो 2 सख्त कुर्सियां लेकर भी आया, जिनमें से एक कम टूटी हुई कुर्सी को उसने उस मेज के सामने लगा दिया जो कोठरी के दरवाजे के नज़दीक रखी हुई थी। इवांस उस स्त्री को ध्यान से अपने बाएं गाल पर नीचे की तरफ लेके आ रहा था। इतने में इवांस कहता है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ मिस्टर जैक्सन? उन्हें मेरी कोठरी के दरवाजे पर चोरी से बातें सुनने वाला यंत्र क्यों लगाना पड़ा? जैक्सन रिप्लाई देता है, वे कोई जोखिम नहीं लेना चाहते इवांस। कोई भी व्यक्ति अपने होश में तुम्हारे जैसे व्यक्ति के मामले में कोई भी प्रकार का जोखिम नहीं उठा सकता। यहाँ अंदर होने वाली सभी बातें कौन सुनेगा? इवांस ने पूछा, क्योंकि इवांस ने गेट पर लगा माइक देख लिया था, जो कि गुप्त रूप से गेट पर लगाया गया था। खुद गवर्नर सुनेंगे। वह तुम पर जरा भी भरोसा नहीं करते और ना ही मैं करता हूँ। मैं तुम पर एक बाज की तरह अपनी तीखी नजरें रखूंगा इवांस, ध्यान रखना मेरी बातें। जेल के मुख्य द्वार के अंदर आकर पादरी मकलरी रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करता है। फिर एक खामोश जेल अफसर के बगल में चलते हुए वह डी विंग आ पहुंचा, जहां जैक्सन ने उसका अभिवादन किया। विंग के बाहरी दरवाजे का ताला खोला गया और उनके अंदर चले जाने के बाद ताला दोबारा लगा दिया गया। मकलिर को स्टीफेंस की देखरेख में छोड़ दिया गया। जैक्सन ने आराम से पूछा, उस तरह ले लिया था ना? स्टीफेंस ने हाँ में जवाब दिया और अपना सिर हिलाया। ठीक है, बहुत चौकन्ने रहना और अपनी आंखें खुली रखना। स्टीफेंस ने दोबारा हाँ किया, अपना सिर हिलाकर। मिकलरी अपने नए मार्गदर्शक यानी स्टीफेंस के पीछे चलता गया और अंत में कोठरी के दरवाजे के सामने पहुंच गया। स्टीफेंस ने अंदर का दृश्य देखने वाले छिद्र को खोला और अंदर देखने लगा और उसने कहा, श्रीमान जी, वही इवांस है। इवांस दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। उसका पूरा ध्यान प्रारंभिक जर्मन व्याकरण की पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित था, यानी कि पूरी गहराई से वो अपनी पुस्तक में लगा हुआ था। स्टीफेंस ने चाबी निकाली और कोठरी का ताला खोल दिया। सुबह के 9-10 बजे थे जब गवर्नर ने रिसीवर को ऑन किया। उसने जैक्सन को निर्देश दे रखा था कि वह इवांस को यानी सुनने वाले यंत्र के बारे में बता दे, परंतु क्या वह सब कुछ थोड़ा नाटकीय नहीं था? ऐसा जो लगभग किसी स्कूल लड़के के लिए ही उचित हो। ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ एक स्कूल में किसी बच्चे को नकल मारने के लिए रोक रही हैं। किस तरह इवांस आज के दिन कोई अनचाही हरकत कर सकता था, क्योंकि वह एक तालाबंद कोठरी के अंदर बैठा था। जेल के सभी अधिकारी पूरी तरह से चौकन्ने थे और कोठरी के परे भी 2 मजबूत तालाबंद दरवाजे थे, यानी हर तरीके से ये तैयारियां की गई थी कि इवांस कोई हरकत ना कर सके, और करे भी तो वो यहाँ से भाग ना सके। कुछ भी हो, अगले 2 घंटों के लिए रिसीवर को ऑन रखने में कोई कष्ट वाली बात भी नहीं थी। किसी सुनने योग्य बात को सुनने की कोई विशेष संभावना थी ही नहीं। क्या थी? कोई नहीं थी,
क्योंकि पूरी तरह से अधिकारियों के बीच में इवांस बैठा हुआ था। दूसरी बातों के साथ साथ एक निरीक्षक का कर्तव्य यह भी सुनिश्चित करना था पूरी खामोशी बनाए रखी जाए, किंतु फिर भी एक छोटा सा संदेह बाकी था कि अगर मैक्लेरी कोई गलती कर दे और उसका फायदा इवांस ना उठा ले। इवांस मैक्लेरी से भी कोई लाभ नहीं उठा सकता था कि क्या इवांस मैक्लेरी का भी कोई लाभ उठा सकता था? वह उसके द्वारा चोरी से एक दो छीनियां अंदर मंगवा सकता था। या एक रस्सी वाली सीढ़ी या फिर कुछ और क्या हो यदि अनजाने में ही सही वह निर्दोष बेचारा मैक्लेरी गलती से कोई चीज़ ऐसी लेकर अंदर आ गया हो जिसका फायदा इवांस उठा सके। शायद कोई जेबी चाकू हो या कोई अन्य चीज़ जिसका इवांस फायदा ना उठा ले। और क्या होगा यदि इवांस उसे ऐसे हथियार से बंधक बना ले? उस समय सुबह के 9-12 बजे थे जब जैक्सन वापस आया और कोठरी के दरवाजे के बाहर से मैक्लेरी से ऊंची आवाज से कहा, क्या आप 1 मिनट के लिए बाहर आ सकते हैं श्रीमान जी? जैक्सन ने जल्दी से गवर्नर की चिंताओं के बारे में उसे बताया। मैक्लेरी ने धैर्यपूर्वक अपनी बाहें कंधे की ऊंचाई तक कर ली। उसने अपनी शर्ट ऊपर की तरफ मोड़ ली। जब जैक्सन ने हल्के हल्के ढंग से उसके कपड़ों की तलाशी ली, यहां पर कोई सख्त सी चीज लग रही है श्रीमान। मैक्लेरी ने जवाब दिया, मेरा पढ़ने वाला चश्मा। उसके बाद जैक्सन ने वह सूटकेस खोला जो मैक्लेरी अपने साथ लेकर आया था। मैक्लेरी के सूटकेस में पड़ी हुई एक चीज उसे बुरी तरह उलझन में डाल रही थी। उसने कहा, श्रीमान क्या आप मुझे बताना चाहोगे? अगर आप बुरा न मानो तो आप मुझे बताओगे कि आप इसे क्यों लेकर आए हैं? उसने एक छोटा सा हवा से आधा भरा हुआ रबड़ का छल्ला ऊपर उठाया जो ऐसा लगा था कि जिसमें कोई 12 इंच की कमर वाला छोटा बच्चा मुश्किल से घुस सके। आप क्या तैरने के लिए जाने वाले हो क्या कुछ और? बताइए मुझे श्रीमान जी। मैक्लेरी ने थोड़ा चिढ़कर जवाब दिया, अगर आपको जानना ही है तो सुनिए, मुझे बवासीर का रोग है और जब मुझे काफ़ी देर के लिए एक जगह पर टिक कर बैठना पड़ जाए तो मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। जैक्सन माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे बहुत दुख है श्रीमान। और फिर जैक्सन को सूटकेस में सबसे नीचे पड़ा हुआ एक कागज काटने वाला चाकू दिख गया। उसने कहा, मेरा विचार है कि बेहतर होगा यदि मैं इसे अपने पास रख लूं, अगर आपको बुरा न लगे तो। सुबह के 9:18 बजे थे जब गवर्नर ने यंत्र के द्वारा उनकी आवाज़ें दोबारा सुनी और यह स्पष्ट हो गया था कि परीक्षा शुरू होने वाली थी। फिर उनकी बातें होती हैं। मैक्लेरी बोलता है, क्या तुम्हारे पास घड़ी है? इवांस कहता है, जी हाँ श्रीमान। मैक्लेरी, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब लिखना शुरू करना है और फिर एक बार तब जब तुम्हारे पास 5 मिनट शेष रह गई हों। ठीक है, उत्तर लिखने के लिए कागज काफ़ी मात्रा में है, यदि तुम्हें आवश्यकता हो तो बता देना। फिर खामोशी छा जाती है। मैक्लेरी, अब सुनो। प्रश्न पत्र का नाम 021-1 ऊपर के दाहिने कोने पे अपना सूचकांक 313 लिख दो और उससे ठीक नीचे वाले बॉक्स में अपने परीक्षा केंद्र की संख्या 271 लिखो। समझ गए? इस समय वक्त था सुबह के 9:20। अब इवांस मैक्लेरी से पूछता है, क्या यहीं खड़ा रहेगा कि क्या मुझे परीक्षा नहीं करने देगा? मैक्लेरी कहता है, मैं इसके विषय में नहीं जानता। स्टीफेंस कहता है, मुझे मिस्टर जैक्सन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि मुझे यहाँ पर रहना है और मुझे तुम्हारे ऊपर अच्छे से नज़र रखनी है। इवांस कहता है, मैं अपनी परीक्षा पर कैसे ध्यान केंद्रित करूँगा जबकि कोई मेरी गर्दन के पीछे सांस छोड़ता जा रहा है? इससे तो मेरा पूरा ध्यान भंग हो जाएगा और मैं अपना एग्ज़ाम अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। गवर्नर ने अपना हाथ फ़ोन की तरफ बढ़ाया क्योंकि गवर्नर कमरे की सारी बातें माइक से सुन रहा था। उसने कहा, जैक्सन, स्टीफेंस को कोठरी से बाहर निकालो। मेरा विचार है कि हम शायद ज़रूरत से ज़्यादा सावधानियां बरत रहे हैं। आखिर वो कोठरी के अंदर है तो वो कहाँ जा सकता है? श्रीमान जी, जैसे आपकी इच्छा। अब सुबह के 9:25 का समय था और गहरी खामोशी छाई हुई थी। परीक्षा आरंभ हो चुकी थी। 9:40 पर परीक्षा बोर्ड के असिस्टेंट सेक्रेटरी ने यह कहने के लिए फ़ोन किया कि गवर्नर साहब, उनके पास एक गलती संबंधी पर्ची थी जिसे कोई मूर्ख परीक्षा सामग्री के साथ रखना भूल गया था। क्या गवर्नर साहब कृपा करेंगे? उसने कहा, हाँ, निसंदेह। मैं आपकी बात सीधे डी विंग के मिस्टर जैक्सन से करवा देता हूँ।
1 मिनट के लिए लाइन पर रहिए। अब ऐसे में उसे संदेह होता है कि क्या फोन नकली था, क्या यह कोई गुप्त संदेश तो नहीं था, किंतु वह उसी वक्त इस बात की परख कर सकता था। उसने परीक्षा बोर्ड का नंबर घुमाया, परंतु लाइन व्यस्त थी। लेकिन यहां पर उसे थोड़ा सा शक होता है। 2 मिनट के बाद उसने मैक्लेरी की आवाज सुनी। क्या तुम कृपया करके कुछ देर के लिए लिखना बंद करोगे मिस्टर इवांस, और ध्यान से सुनो। वे परीक्षार्थी जो जर्मन भाषा का पेपर 021/1 दे रहे हैं, नीचे लिखे गलती सुधार को नोट करें। पेज संख्या 3 पर 15वीं पंक्ति का चौथा शब्द गोल्डनेन पढ़ा जाए, न कि गोल्डीन, और इसके लिए पूरा शब्द समूह पढ़ा जाए। ये सभी निर्देश मैक्लेरी इवांस को देता है। गवर्नर ने सुना और मुस्कुरा दिया। उसने स्वयं भी 6ठी कक्षा में जर्मन भाषा पढ़ी थी और उसे विशेषणों की शुद्ध प्रयोग के विषय में सब कुछ याद आ गया। परीक्षा के पहले 15 मिनटों में स्टीफेंस पूरी ईमानदारी से लगभग 1 मिनट के अंतराल से छिद्र में से झांकता रहा। हर 1 मिनट में वो अंदर की तरफ देखता रहा, और उसके बाद हर 2 मिनट के बाद 10:45 पर उसने अपने छिद्र में से एक बार फिर झांका। वह सोचने लगा कि इसका क्या लाभ होने वाला है। हर बार लगभग वही दिखाई दे रहा है। इवांस अपने पेन होठों के बीच लिए हुए है, टकटकी बांधकर अपने ठीक सामने दरवाजे की तरफ देख रहा था, और उसके सामने मैक्लेरी थोड़ा तिरछा होकर मेज के सामने बैठा हुआ था। उसके बाल करीब करीब उसके सिर की खाल के काफी नजदीक तक कटे हुए थे। उसकी आंखें द चर्च टाइम्स पर गड़ी हुई थी। उसकी दाहिनी तर्जनी यानी कि उंगली उसके कॉलर के नीचे की ओर उसकी कमीज में फंसी हुई थी, और उसके बाएं हाथ की उंगलियां धीरे धीरे उसकी छोटी काली दाढ़ी को सहला रही थी। 10:50 पर रिसीवर में से फिर से कड़कड़ाहट की आवाज़ें आने लगी, और गवर्नर को अचानक विचार आया कि वह इवांस को कुछ मिनटों के लिए लगभग भूल ही गया था। इवांस, कृपया श्रीमान जी, आपको ऐतराज तो नहीं होगा अगर मैं अपने कंधों के गर्दन का कंबल थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लूँ। यहाँ अंदर थोड़ी सर्दी है। एक कंबल मेरे सीमेंट के बेंच पर पड़ा हुआ है। मैक्लेरी कहता है, पर तुम जल्दी करो। 10:51 पर स्टीफेंस को इवेंस के कंधों के इर्द गिर्द एक कंबल देखकर थोड़ी सी हैरानी हुई। इवांस ने कंबल को खींचकर अपने शरीर के और नज़दीक कर लिया। क्या वह मैक्लेरी को अचानक ही कंबल में लपेटकर उसकी सांस को बंद करने की योजना बना रहा है? ऐसी सारी बातें अधिकारी के मन में आती हैं। फिर से सोचा, मूर्ख मत बनो। जेल के इस तरफ कभी भी धूप नहीं आती थी, और उस जगह कड़ी ठंडक भी रहती थी। 11:20 पर रिसीवर एक बार फिर कड़कड़ाया। मैक्लेरी ने इवांस को सूचित किया कि सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए हैं। परीक्षा अब करीब करीब खत्म होने वाली थी। 11:22 पर जैक्सन स्टीफेंस से चिल्लाकर बोला कि गवर्नर उससे बात करना चाहता है। स्टीफेंस ने फ़ोन उठाया और तेजी से बोले हुए आदेशों को सुना। स्टीफेंस ने स्वयं मैक्लेरी के साथ जेल के मुख्य दरवाजे तक जाने के लिए कहा। उसने कहा, किसी अन्य अधिकारी को मत भेजना, तुम्हें ही जेल के अंत के दरवाजे तक मैक्लेरी के साथ जाना है। और उसे ये बात भी ध्यान रखनी थी कि इवांस कोठरी को बाहर से ताला लगा दे जैसे ही मैक्लेरी कोठरी को छोड़कर बाहर आ जाए। 11:25 पर गवर्नर ने यंत्र पर, यानी जो माइक लगाया था उस पर आखिरी बार वार्तालाप सुनी। यानी अब परीक्षा का अंत हो चुका था और गवर्नर आखिरी बार उनकी बातचीत सुनता है। मैक्लेरी कहता है, अब कृपया करके लिखना बंद करो। मैक्लेरी अपने पन्नों को अच्छे से लाइन में लगा रहा था। इवांस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। मैक्लेरी कहता है, सब ठीक रहा ना? इवांस कहता है, कोई ज़्यादा बुरा नहीं रहा। गवर्नर ने आखिरी बार दरवाजे को बंद होने की आवाज़ सुनी। परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। स्टीफेंस यह सोचकर खुश था कि गवर्नर ने उसे ही, न कि जैक्सन को, मैक्लेरी को जेल की इमारत से बाहर छोड़ने और अलविदा कहने के लिए कहा था। सब मिलाकर सुबह बहुत अच्छी तरह से गुजरी थी, किंतु किसी चीज़ ने उसे सीधे कैंटीन जाने और एक कप कॉफ़ी पीने से रोक दिया। वह इवांस को आखिरी बार केवल एक बार देख लेना चाहता था। वह फिर से डी विंग में आ गया, चलकर इवांस की कोठरी तक गया और छिद्र को एक बार फिर खोला और चिल्लाता है, ओ नहीं! इवांस की कुर्सी में पीछे को गिरा हुआ एक आदमी था। एक भूरे रंग का कंबल उसके कंधों से सरका हुआ था। उसके छोटे छोटे कटे बालों का सामने वाला हिस्सा भयानक लाल खून से भरा हुआ था, जो छोटी काली दाढ़ी के अंदर से बाहर आया था,
और उसके चौके के सफ़ेद कॉलर पर फैल रहा था और नीचे वाले काले हिस्से तक जा रहा था। स्टीफेंस ने बहुत ऊंची आवाज़ में जैक्सन को पुकारा। मकलरी के हाथ ने कमजोरी से टटोलते हुए जेब में से एक रुमाल निकाला और उसे अपने खून से भीगे हुए सिर पर रख लिया। जब जैक्सन आया तो उसने उसी समय स्टीफेंस को पुलिस और एम्बुलेंस को फ़ोन करने के लिए भेज दिया। मकलरी ने धीरे धीरे अपने को ऊपर की तरफ उठाया और गहरी पीड़ा में आह भरकर बोला, एम्बुलेंस के बारे में चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पुलिस को बुलाइए, बाकी लोगों को बुलाइए, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ गया है, मैं समझ गया हूँ कि वो कहाँ गया है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और लकड़ी के फर्श पर और भी खून छितराने लगा। उसका हाथ मेज के साथ साथ जाता हुआ टटोलने लगा। उसे जर्मन भाषा का प्रश्न पत्र मिला और उसने उसे अपने खून से सने हुए हाथों में कसकर पकड़ लिया। मकलरी कहता है, जल्दी से गवर्नर को बुलाइए, बुलाओ गवर्नर को, मैं जानता हूँ कि इवांस कहाँ है। 1 मिनट के अंदर ही मैकलरी को, जिसे जैक्सन और स्टीफेंस दोनों तरफ से सहारा दिए हुए थे, जेल के प्रांगण में ले आया जहां गवर्नर चकराया हुआ खड़ा था। हमें तुमको इसी वक्त अस्पताल ले जाना होगा। इतने में मकलरी कहता है कि क्या आपने पुलिस को बुलाया है? नहीं, मुझे पहले ये बताइए, क्योंकि मुझे पता है कि इवांस कहाँ पर है। गवर्नर कहता है, हाँ हाँ, वो रास्ते में ही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इधर देखिए। उसने जर्मन प्रश्न पत्र को खोला और उसे झट से गवर्नर के चेहरे के पास ले आया। गवर्नर ने नीचे देखा और समझ गया जो मकलरी उसे बताने की कोशिश कर रहा था। एक फोटोकॉपी किए गए पन्ने को बड़ी सावधानी से और चालाकी से प्रश्न पत्र के आखिरी पन्ने के ऊपर चिपका दिया गया था। उसमें लिखा था, तुम्हें पहले से सुनिश्चित की गई योजना का पालन करना है। समय के हिसाब से सबसे ज़्यादा महत्व परीक्षा खत्म होने से 30 मिनट पहले का है, किंतु उस पर बहुत जोर से वार न करना। याद रखो, वह एक पादरी है। ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई थी, यानी पादरी के ऊपर वार करके इवांस भाग चुका था। पास आता हुआ एक सायरन अपनी सबसे ऊंची आवाज़ में चीखने लगा, यानी कि बड़ी बड़ी गाड़ियां पुलिस की वहां पर आ रही थी। जेल के अहाते में, यानी कि प्रांगण में, बड़े बड़े दरवाजे पीछे धकेले जा रहे थे। पूरे पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी का माहौल था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। पुलिस की एक सफ़ेद कार ब्रेकों को खींचते हुए बगल में झटके से रुक जाती है, यानी कि बड़ी स्पीड में आकर वो रुकती है। जासूस सुपरिटेंडेंट कार्टर कार से निकलते हैं और गवर्नर को सैल्यूट करते हैं। श्रीमान जी, क्या हो रहा है? और मकलरी की तरफ घूमते हुए बोला, हे ईश्वर, इसको किसने मारा? इससे पहले कि गवर्नर कुछ कहता, मकलरी चिल्ला उठता है, मैं जानता हूँ कि इवांस कहाँ है, आप जल्दी करिए, उसे अपने साथ ले जाओ। अगर तुम सोचते हो कि वह ठीक रहेगा तो उसे अपने साथ लेकर चले जाओ, गवर्नर ने कहा, क्योंकि वही एक अकेला आदमी है जो शायद उसके बारे में कुछ भी जानता है। कार्टर ने कार का पिछला दरवाजा खोला और मकलरी को सहारा देकर अंदर बिठा दिया और कार देखते ही देखते तेजी से दौड़ पड़ी। एल्सफील्ड वे, मकलरी ने कहा था। हाँ, निसंदेह, पक्का वहीं पे। परीक्षा बोर्ड एल्सफील्ड में वही स्थित थी और बोर्ड का कोई कर्मचारी अवश्य ही इस बीच योजना में शामिल होगा, यानी कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा था परीक्षा बोर्ड से जो कि इस प्लान में शामिल था। खुद प्रश्न पत्र ही, गलती संबंधी पर्ची, ये सारी चीज़ें कड़ियाँ आपस में जुड़ रही थी। गवर्नर जैक्सन और स्टीफेंस की तरफ घूमा। मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं बताऊं जो कुछ भी हुआ है, क्या है, और तुम में से वह कौन था जो इवांस को एक बढ़िया सैर के लिए मुख्य दरवाजे तक लेके गया था और फिर जोश से उसे गुड बाय भी की थी। यह मैं था श्रीमान जी, स्टीफेंस ने हकलाते हुए कहा। ठीक उसी प्रकार जैसे मुझे आपने कहा था। क्या? ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने कहा था? गवर्नर गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या ये वैसे ही है जैसे मैंने कहा था? मैंने मकलरी को दरवाजे पर छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन तुम इवांस को ही लेकर चले गए। आप जानते हैं श्रीमान, लगभग 11:20 पर ठीक उससे पहले की। हे मूर्ख, यह मैं नहीं था जिसने तुम्हें फ़ोन किया था। परंतु अब इस सब का क्या फ़ायदा था? उसने फ़ोन उस समय इस्तेमाल किया था ताकि वह परीक्षा बोर्ड से बात कर सके, पर वह बात नहीं कर पाया था। उसने बढ़ती हुई निराशा में अपने सिर को झटका दिया और जब जेल के वरिष्ठ अधिकारी को निशाना बनाने लगा, जहाँ तक तुम्हारा संबंध है जैक्सन, कितने समय से तुम दिखावा करते आ रहे हो कि
तुम्हारे पास कोई दिमाग नाम की चीज़ है भी या नहीं है? लो अब मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा जैक्सन, तुम्हारी खोपड़ी खाली है, पूरी तरह खाली है। वह जैक्सन था जिसने पिछली शाम 2 घंटे इवांस की कोठरी में बिताए थे, और वह भी जैक्सन ही था जिसने पूरे विश्वास के साथ रिपोर्ट दी थी कि उस कोठरी में कुछ भी छिपाकर नहीं रखा गया था, बिल्कुल कुछ भी नहीं। और इसके बावजूद इवांस किसी तरह से केवल एक नकली दाढ़ी, एक चश्मा, एक कुत्तों वाला पट्टा और बाकी की पादरी वाला सामान, बल्कि किसी प्रकार का कोई हथियार भी छिपाने में सफल हो गया। तो क्या ये थी आपकी सेफ्टी, जिससे उसने मैक्लेरी के सिर पर इतना शक्तिशाली प्रहार भी किया, उसे घायल कर दिया? गवर्नर वापस अपने कार्यालय में चला गया, पीछे टिक कर बैठ गया और एक सिगरेट जला ली। हे ईश्वर, यह कितनी बढ़िया तरीके से बनाई गई योजना रही थी। इवांस कितना चालाक आदमी है, फिर भी लापरवाही से प्रश्न पत्र पीछे छोड़ गया, और इसी कारण से बहुत ही जल्दी मिस्टर चालाक चतुर इवांस को फिर से मैं सलाखों के पीछे ले आऊँगा। सुपरिटेंडेंट कार्टर ने उसे फ़ोन पर बताया कि मैक्लेरी ने इवांस को कार में एल्सफील्ड वे के साथ जाते देखा था। उन्हें कार का नंबर तो मिल गया था और उन्होंने उसी समय उसका पीछा भी किया था, पर वे हैडिंगटन के गोल चक्कर पर उसे खो बैठे। चलो जो हो गया कार्टर, मुझे आशा है कि तुम मैक्लेरी को तो अस्पताल पहुंचाने में सफल रहोगे। उसने कहा हाँ, वह अब रेडक्लिफ में है, यानी कि रेडक्लिफ नाम के एक अस्पताल में है। जब हम परीक्षा बोर्ड के कार्यालय में पहुंचे तो उन्होंने वहीं से फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलवा लिया था। कुछ मिनटों के बाद गवर्नर ने रेडक्लिफ में फ़ोन किया और दुर्घटना विभाग में बात करना चाहा। उन्होंने कहा, क्या मैक्लेरी नाम के पादरी वहाँ पर आए हैं और उनकी तबीयत कैसी है? उन्होंने कहा, आप मैक्लेरी की कह रहे हो, है ना? हाँ, वह एक पादरी हैं। मैं नहीं सोचता कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आया है। हाँ श्योर, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैक्लेरी नाम का कोई व्यक्ति आया ही नहीं है। ओह हाँ, हमने एक एम्बुलेंस भेजी थी, परंतु जब हम वहाँ पर पहुँचे थे तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। वो व्यक्ति जा चुका था। किसी को भी पता नहीं था कि वह कहाँ हो सकता था, मानो गायब हो गया था। गवर्नर अब जान गया था कि ठीक ठीक क्या हुआ था। 15 मिनटों के बाद उन्हें पादरी मैक्लेरी अपने ब्रॉडवे स्ट्रीट वाले घर के अध्ययन कक्ष में मिल गया, जो पक्की तरह से रस्सियों से बंधा हुआ था और उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। उसके अनुसार वह सुबह 8:15 बजे से वहीं पड़ा हुआ था और उसे 2 आदमियों ने बुलाया था और फिर उसे इस कंडीशन में यहाँ पर बांध कर फेंक दिया था। पूरी दोपहर चली पूछताछ से कुछ भी लाभ नहीं हुआ था। ऊंचाई के समय तक जेल में प्रत्येक व्यक्ति को पता चल गया था कि क्या हुआ था। वह इवांस नहीं था जो कि मैक्लेरी का वेश धारण करके चलता हुआ बाहर गया था। वह इवांस था जो कि मैक्लेरी के रूप में अंदर रह गया था, यानी कि वो घायल व्यक्ति ही इवांस था जो कि उनको गुमराह कर रहा था। चिपिंग नॉर्टन के केंद्र से आरामदायक सैर के बाद इवांस ने वापस होटल जाने का निर्णय किया। एक सुंदर दिखने वाली एक नई हैट ने उसके छोटे कटे बालों को छिपा रखा था और उसने हैट को पहने रखा जब वह चलता हुआ गोल्डन लोयन होटल का जो नाम है वहाँ तक चला जाता है और रिसेप्शन डेस्क पर पहुँचा। वह एक छोटा सा दुर्भाग्य था जब जैक्सन उसकी कैंची उठाकर ले गया था, क्योंकि उसे अपने इकलौते रेजर ब्लेड से पिछली रात को वह सारे काम करने पड़े थे, जिससे उसे काम करने में काफ़ी समय लग गया था। परंतु उसका अच्छा भाग्य भी रहा था। जरा सोचिए, यदि जैक्सन ने उसे वह कैप, फुंदने वाली कैप हटाने के लिए कह दिया होता तो। वह उस वक्त बाल बाल बचा था। सबसे बुरी चीज़ों में से एक दाढ़ी रही थी। उसे हमेशा ही चिपकाने वाले प्लास्टर से एलर्जी रही थी और इस समय भी उसकी ठुड्डी बहुत ही दर्द कर रही थी और लाल हो गई थी। इवांस ने अपनी चाबी रिसेप्शन से ली और सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में चला गया। उसने कमरे का ताला खोला और दरवाजे को अपने पीछे आराम से बंद कर दिया, परंतु जैसे ही वो कमरे में जाता है वह हैरान हो जाता है। अपनी जगह पर खड़ा ही रह जाता है। कुछ समय तक वो कुछ समझ नहीं पाता। जब उसने पलंग पर देखा कि सामने वो आदमी बैठा था जिसे वो दुनिया में कभी भी देखना नहीं चाहता था। गवर्नर ने कहा, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना,
सारे प्रयास बेकार रहेंगे। मेरे आदमी इस जगह के चारों तरफ फैले हुए हैं। इवांस स्पष्ट रूप से हिल गया था। वह कमरे में पड़ी इकलौती कुर्सी पर धीरे धीरे बैठ गया और अपना सिर अपने हाथों के बीच पकड़ लिया। कई मिनटों के लिए वह इसी खामोशी में बैठा रहा और पूरे कमरे में खामोशी छाई रही। अंत में वह बोला, वह सब शायद उस गलती सुधार पर्ची के कारण हुआ है। गवर्नर ने कहा, कुछ अन्य व्यक्ति भी अवश्य होते हैं जिनको जर्मन भाषा आती है, जिससे कि उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो किस होटल में जाने वाले हैं, क्या उनका प्लान है। उस गलती सुधार पर्ची ने मेरे लिए बहुत बढ़िया काम कर दिया। मुझे होटल का नाम बता दिया। बढ़िया नाम है, जुम गोल्डनिन लोवन। इवांस ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि वह कौन सा गोल्डन लोयन है? इस नाम के तो सैकड़ों होटल हैं। वैसे ही जैसे तुमने किया इवांस। क्रम सूची नंबर 313, केंद्र संख्या 271। तुम्हें याद है ना, वह 6 अंकों वाला जो उसमें नंबर आपने भरा था। अगर तुम ऑक्सफोर्डशायर का एक ऑर्डिनेंस सर्वे वाला नक्शा देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि 313/271 का 6 अंकों वाला संकेत तुम्हें चिपिंग नोटन के ठीक बीच में ले जाएगा। और उसी से मैं समझ गया था कि इस होटल का क्या एड्रेस है। गवर्नर उठकर खड़ा हो गया। मुझे एक चीज़ बताओ, इससे पहले कि तुम यहाँ से जाओ, मैं इस बात के लिए बड़ा हैरान हूँ कि तुम्हें इतना सारा खून कहाँ से मिला, और इतना सारा खून तुम सिर पर उड़ेलने के लिए अंदर लेकर कैसे आए। मैं नहीं जानता कि मुझे वह आपको बताना चाहिए श्रीमान जी। मुझे वह तरीका शायद गुप्त रखना चाहिए। हो सकता है अगली बार मुझे इसकी ज़रूरत पड़े। इतने में गवर्नर बोलता है, कहीं इसका संबंध उस छोटे से रबड़ के छल्ले से तो नहीं है जो बवासीर के लिए बताया गया था। इवांस हल्का सा मुस्कुराया, बोला हाँ। लेकिन कहता है, क्या वो कमाल का विचार नहीं था? इतना सारा खून पा लेना मेरे हिसाब से काफ़ी मुश्किल रहा होगा। इवांस कहता है, नहीं, खून को पाना कोई मुश्किल काम नहीं था, बल्कि उसे जमने से बचाने के लिए हमें काफ़ी परेशानी हुई। खून लाना वो बड़ा आसान था, खून का थक्का बन जाना वो थोड़ा हमारे लिए परेशानी था। खून तो हमें बड़ी आसानी से मिल गया था, सुअर का खून। वह हमें किडलिंगटन के कसाई खाने से मिल गया था, किंतु इसके थक्के बनने से रोकने के लिए हमें इसमें ट्राइसोडियम साइट्रेट मिलाना पड़ा था। क्या आपको ये बात नहीं पता श्रीमान जी? गवर्नर ने कहा, हमें हर दिन एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। इवांस ने कोई प्रतिरोध नहीं दिखाया और वे दोनों एक साथ चलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर गए। मुझे बताओ इवांस, इस सारी योजना को बनाने में तुम सफल कैसे हुए? तुमसे तो कोई मिलने भी नहीं आता था, तुम्हें कोई पत्र भी नहीं आता था। इवांस ने कहा, मेरे बहुत सारे मित्र हैं। इसका क्या मतलब है? मेरा जर्मन भाषा का अध्यापक। मैं किसी से भी शुरुआत करूं, मेरे अनेकों मित्र हैं। हे ईश्वर, यह सब तो उससे भी ज्यादा निकला जितना मैंने सोचा था। इवांस कहता है, हमेशा ऐसा ही होगा गवर्नर साहब। अब रिसेप्शन डेस्क पे खड़े हुए गवर्नर ने पूछा, सब कुछ तैयार है? और रिसेप्शन पे खड़ी लेडी ने जवाब दिया, जी सर, सब तैयार है। गाड़ी बाहर खड़ी हुई है। एक खामोश जेल अधिकारी ने दोबारा पकड़े गए इवांस के हाथों में हथकड़ियां डाल दी और वे दोनों आदमी साथ साथ जेल की वैन की तरफ चल पड़े। इतने में इवांस रिसेप्शन पे खड़ी महिला को देखता है और हल्का सा मुस्कुराता है, और वह पुलिस अधिकारी इवांस को लेकर वैन तक पहुंच जाता है और उसे पिछली सीट पर बिठा लेता है। और गवर्नर उसे कहता है, जल्द ही मिलते हैं इवांस, जेल में। गवर्नर ने इस तरह कहा मानो किसी शराब पार्टी के बाद अपने एक पुराने दोस्त को अलविदा कह रहा हो। इवांस आराम से पिछली सीट पर टिक कर बैठ गया और प्रसन्नतापूर्वक दांत निकालकर हंसने लगा, जैसे कि जेल की वैन चिपिंग नॉर्टन से दाहिने घूमकर ऑक्सफोर्ड रोड पर आई। उस जेल अधिकारी ने, जो अब तक खामोश रहा था, इवांस की हथकड़ियां खोल दी और ड्राइवर की ओर आगे को झुका और उसे कहा, हे भगवान, जल्दी करो, क्योंकि उनको पता लगने में देर नहीं लगेगी। वो जल्द ही पता लगा लेंगे कि हम यहाँ से भाग रहे हैं। ड्राइवर ने पूछा, आप किस जगह का सुझाव देते हो? बताओ, कहाँ चलना चाहिए हमें?
इतने में इवांस कहता है, एक काम करो, न्यूबरी चलते हैं, एक नया नगर कैसा रहेगा। और ये थी स्टोरी कि इवांस फिर से गवर्नर को चकमा देकर भाग जाता है। ये सभी इवांस की प्लानिंग का ही हिस्सा था।